ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने कॉलेज के पहले ईयर में था। वो जून की तपती दोपहरी थी। सूरज अपने आक्रोश में आग बरसा रहा था। इंसान तो इंसान, परिंदे भी अपने घोंसलों से बाहर आने से कतरा रहे थे। कहीं भी हवा का नामो निशान नहीं था। इस कदर बदन को झुलसा देने वाली गर्मी थी। और उसी गर्मी से बेहाल होकर मैं उस दिन उसी कच्चे रास्ते से घर को जा रहा था, जिस रास्ते के किस्से बड़े मशहूर थे कि उस रास्ते पर रूहों और जिन्हों का बसेरा है, और वो इस रास्ते से गुजरने वाले हर आने जाने वाले इंसान को अपना शिकार बना लेते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो मुझे नहीं मालूम था, मगर फिर भी डर तो सबको लगता है। और ये बात उस दिन की है जब मैं कॉलेज से अपने घर को जा रहा था। मेरे कॉलेज से होकर घर जाने का वो वाहिद एक छोटा रास्ता था जो जल्दी घर पहुंचा देता था। वैसे तो हर रोज मेरा दोस्त शमी मेरे साथ कॉलेज जाया करता था, मगर उस दिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कॉलेज नहीं आ पाया था, तो इसलिए मैं अकेला ही चल पड़ा था। घर के पास वाले बस स्टैंड पर बस से उतरकर मैंने पास ही खड़े कंचे के बोतल वाले से एक बोतल लेकर कंचा पिया, क्योंकि गर्मी इतनी तगड़ी थी। उफ, ये गर्मी, इसने तो बड़ी हाय तौबा मचा रखी है। ये कहते हुए मैंने बोतल का आखिरी सीप गटकते हुए उसी कच्चे रास्ते से जाने का फैसला कर लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। गर्मी इतनी थी कि चमकते सूरज का कहर देखकर मुझसे कहीं ठहरा नहीं जा रहा था। बस कैसे जल्दी घर पहुंचूं और ठंडे पानी से नहाकर ठंडे एसी में जाकर आराम से सो जाऊं, ये सोच मैं उसी कच्चे रास्ते की ओर चल निकला। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी निगाह उस रास्ते में आने वाली कब्रिस्तान पर पड़ी, जो कि उसी रास्ते के दाहिनी ओर था। कब्रिस्तान देख मैं अंदर से थोड़ा घबराया, क्योंकि अकेला जो था, लेकिन फिर मन में ऊपर वाले का नाम लेते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाया। मेरे दिमाग में अब इस रास्ते से जुड़े किस्से, कहानियों की झलकियां नजर आने लगी। यकायक उन हादसों का ख्याल घूमने लगा जिनके बारे में मैंने लोगों से सुना था, मगर कभी यकीन नहीं किया। लेकिन आज दिल खौफजदा है उन्हीं बातों को सोचकर। बहरहाल कुछ दूर चलने के बाद इसके बाईं ओर एक बहुत पुरानी टूटी फूटी सी हवेली नजर आई, जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी। इसके बारे में भी मैंने लोगों से कई किस्से कहानियां सुनी थी कि जो एक बार इस हवेली के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता, और इत्तेफाकन जो कोई वापस आ जाए वो अपने होशो हवास खो देता है। सुना तो ये भी था कि जो इसके पास से गुजरता उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी तो रोने धोने की खौफनाक आवाजें भी आती हैं। वैसे थी तो वो हवेली टूटी फूटी बेमुत्त सी, मगर उस हवेली की एक खास बात यह भी थी, जो भी उस हवेली के पास से गुजरता था वो उसे चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरती दर्शाती थी, जिसे देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते और उसके अंदर चले जाते। लोग जो बातें करते थे इस हवेली के बारे में मैं उसे मानता तो नहीं था, मगर एक बार देखना जरूर चाहता था कि उस हवेली की सच्चाई क्या है। मैं जब उस रास्ते से गुजर रहा था तब उस समय मेरा दिल तो चाहा कि कैसे जल्दी से ये रास्ता खत्म हो, या मैं उड़कर इस रास्ते से निकलकर अपने घर पहुंच जाऊं, मगर रास्ता अभी बाकी था। और इसी ख्याल में गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं हवेली के पास से गुजरा तो मुझे सच में हवेली की आंखों को चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरती नजर आई। वो संगमरमर के बने सफेद पत्थरों की इमारत जैसा चमक रहा था, जिसकी चमक ने मुझे पल भर के लिए वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं जब वहां ठहरा तो अचानक मेरे कानों में घुंघरू बजने की आवाज आने लगी। मैं उस आवाज पर ठिठक गया। मेरा बदन खौफ से कपकपाने लगा था कि तभी फिर मुझे एक औरत और कुछ बच्चियों की रोने की आवाज आने लगी। मैं वो आवाजें सुनकर सरपट दौड़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे दोनों पैरों को किसी ने पीछे से जकड़ लिया हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी मेरी नजर हवेली पर गई, जहां एक औरत 2 बच्चियों के साथ खड़ी होकर मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं उसकी सूर्ख आंखों की चमकती पुतलियां साफ साफ देख पा रहा था। वो इस कदर खौफनाक लग रही थी कि उन्हें देखते ही मैंने अपने पैरों पर खूब जोर डाला वहां से भागने के लिए, मगर मेरे पैर तो जैसे जम ही गए थे, बर्फनुमा पुतले की तरह। मेरे दिल में खौफ उफान मार रहा था कि तभी मैंने आंखें बंद करे ऊपर वाले का नाम लिया और अम्मी की सिखाई कुछ आयतें पढ़नी शुरू कर दी। और कुछ मिनटों बाद मुझे मेरे पैरों में हरकत महसूस हुई
तो मैंने सरपट दौड़ लगा दी वहां से। दौड़ते समय जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो दोनों बच्चियां मेरे पीछे दौड़ रही थीं। मेरा तो खौफ से कलेजा बाहर आने को था कि अम्मी की कहीं बात याद आ गई कि जब भी किसी मुसीबत में पड़ो तो आयतल कुर्सी का व्रत कर लेना, उससे बूढ़ी बलाएं दूर रहती है। मैं अम्मी की कहीं बात पर अमल करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए मन में आयतल कुर्सी का व्रत करने लगा और तभी पलक झपकते ही मैंने खुद को अपने घर के दरवाजे के पास पाया। मैं एक लम्हे को हैरान था, मगर दिल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए दरवाजे के करीब जा पहुंचा और पहुंचते ही एक गहरी ठंडी सांस भरी। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि अम्मी परेशान हाल बैठी हैं, माथे पर हाथ रखे। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ अम्मी? तो अम्मी मुझे देखते ही फटकारती हुई बोली, तू इतना लेट क्यों आया आज? जानता है कितनी परेशान थी मैं। अम्मी की बात पर मैंने उनसे कहा, ओफो अम्मा, इतना क्यों भड़क रही हो? रोज ही तो वक्त पर आ जाता हूं, आज 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ? अम्मी मेरी ओर तिखी नजरों से घूरती हुई मेरे माथे पर हूथ रख कहती है, तेरी तबीयत तो ठीक लग रही है, फिर तू क्यों ऐसी बकवास कर रहा है? मैं उनका रवैया देख चिढ़ते बोला, तब तो आपकी सही नहीं लग रही है मुझे। आप जरा घड़ी की ओर निगाह डालें। और उनके साथ साथ जब मैंने भी अपनी निगाह घड़ी पर डाली तो मेरे होश फाख्ता हो गए ये देखकर कि घड़ी में शाम के 6 बज चुके थे। तो क्या उस रास्ते से निकलने में मुझे 3 घंटे लग गए? मैंने मन में सोचा। मैं तो कॉलेज से 3 बजे निकला था। उधर मैं हैरान परेशान, इधर अम्मी बार बार मुझसे पूछती जा रही थी कि इतना टाइम कहाँ लगा दिया, क्यों लगा दिया? और मैंने जवाब में उनको ये बताया कि अम्मी मेरी बस छूट गई थी, फिर दूसरी बस के इंतज़ार में इतनी देरी हो गई। जानती तो हो बस में कितना रश होता है और ऊपर से गर्मी अलग, तो मैंने 2-4 बसें ऐसे ही छोड़ दी जिस वजह से मुझे देरी हो गई। मैंने अम्मी को कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि खमखां परेशान हो जाएगी। मैं नहा धोकर खाना खाकर जब अपने कमरे में आकर लेटा तो मेरे दिमाग में फिर वही सब चलने लगा कि आखिर वो औरत और बच्चियां कौन हो सकती है और ऐसा क्या हादसा पेश आया होगा उनके साथ। मुझे इस तरह सोचों में गुम देख बाहिर कि खिड़की से माली बाबा पूछने लगे, अरे शहरी बेटा, ये किन ख्यालों में खोए हो? मैं उनकी आवाज पर चौंका और चौंकते हुए झिझकते अंदाज में बोला, कुछ नहीं बाबा, आप काम करें। मैं अगर उन्हें कुछ बताता तो वो जरूर अम्मी से जाकर कह देते और अम्मी फिर मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती पूछताछ के लिए। मेरे कुछ न कहने पर माली बाबा फिर पूछने लगे कि बता तो सही, बात क्या है, तू क्यों परेशान है? तो मैंने फिर उन्हें टरका दिया ये कहकर कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मी बाबा मुझ पर जोर डालने लगे बताने के लिए। उनके कई बार जोर देने पर आखिरकार मैंने उनसे ये वादा लिया कि अगर मैं उन्हें कुछ बताऊं तो वो ये अम्मी को नहीं बताएंगे, जिस पर उन्होंने हामी भरते हुए वादा कर दिया। जब वो मान गए तो मैंने विस्तार पूर्वक उन्हें सब बता दिया तो वो कहने लगे, आप खुशकिस्मत है जो बचकर आ गए, वरना कोई बचकर नहीं आता। मगर बाबा ऐसा क्यों? आखिर उस हवेली का राज क्या है? वो औरत, हर बच्चियां कौन थी, उनके साथ क्या हुआ था? जब मैंने उन म पर जोर डालते हुए पूछा तो वे बताने लगे, ये बात कई साल पुरानी है, जब ये हवेली भी इंसानों से आबाद हुआ करता था। यहां भी हर समय चहल पहल हुआ करती थी, मगर फिर अचानक एक दिन ये अफवाह उड़ी कि उस हवेली की जो बहू थी उसने बड़ी बेरहमी से अपने सारे ससुराल वालों को मार दिया था और उनको मारने के बाद सारे पैसे ज़ेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। लेकिन बाबा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि बहू सबको मार कर भाग गई, तो फिर हवेली में वो औरत बच्चियां कौन है? उसने मारा तो अपने ससुराल वालों को था, फिर उसकी रूह वहां क्यों भटक रही है? माली बाबा भी इस पर गौर करते हुए बोले, हम बात तो सोचने वाली है, मगर ये राज भी उसके साथ उस हवेली में दफन हो गया और कोई उस राज को टटोलने की कोशिश नहीं करता, तो इसीलिए तुम भी इस सब से दूर रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। माली बाबा तो मुझे ये समझाकर चले गए, मगर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई इस राज को जानने की। वो औरत कौन थी जिसे मैंने खड़ा देखा? अगर वो भाग गई तो वहां कैसे पहुंची? और वो बच्चियां, आखिर उस हवेली का राज क्या है? मैं पता लगा कर रहूंगा। अगले दिन मैं अपने रूम में बैठा यही कुछ सोच रहा था कि तभी मेरे 3 दोस्त बंटी, पिंटू, सूमो मुझसे मिलने
आग तीनों स्कूल बडीज थे, क्राइम पार्टनर थे, या यूं कहूं कि मेरे हर काम के राजदार। तो इतनी बड़ी बात मैं इनसे कैसे छिपा सकता था, इसलिए मैंने ही इनको बुलाया था ये सब बताने के लिए। वे तीनों आई तो मैंने उन्हें विस्तार से सब कुछ बताया। तो वो मेरी बातों पर पहले तो खूब हंसे, लेकिन फिर पिंटू ने कहा, यार अगर तू सच कह रहा है तो हमें वहां चलकर देखना चाहिए। पिंटू की बात पर सोमू ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं, इसकी बातों पर हो ना हो ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। इस पर मैंने उनसे कहा, अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो 100 जूते मारना, मगर उससे पहले हवेली चलकर देख लो एक बार। तीनों अचंभित होकर एक दूसरे का मुंह तक रहे। मैंने उन सबको समझा बूझा कर मना लिया हवेली के अंदर चलने के लिए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर मान गए, ये कहते हुए कि अगर तेरी बात झूठ निकली तो तू 10 दिन सिर्फ हमारा हुक्म मानेगा। और मैंने डील डन कर दी, बिना किसी शर्त के। उन सब के यहां करने के बाद हम सब ने मिलकर प्लान बनाया उस हवेली के अंदर जाने का, कि कैसे अंदर जाना है और क्या कैसे करना है। कुछ देर इस मौजे पर बात चली, फिर सभी अपने अपने घर को चल दिए। देर रात मैं गली के चौक पर पहुंचा, हमारे तय किए गए प्लान के मुताबिक, जहां सारे दोस्त पहले से ही मौजूद थे, अपना अपना सामान लेकर। एक गहरी सांस भरते हुए हमने एक दूसरे को हौसला दिया, फिर सबने अपना अपना दिल मजबूत किया और चल पड़े हवेली की ओर। चांद की चमकती रोशनी रास्ता दिखा रही थी, लेकिन फिर भी हम सब ने एक एक टार्च ले लिया था। लड़खड़ाते कदमों के साथ हम सभी हवेली तक पहुंचे तो चांद जाकर बादल में छुप गया और यकायक वहां काला अंधेरा फैल गया, जिससे कि हम सभी घबरा गए, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ थामे गहरी सांस भरते हुए एक एक कर हवेली के अंदर कूद गए। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। हम लोग टार्च की रोशनी जलाते हुए इधर उधर बिखर गए। हम सभी बारी बारी से हवेली के इर्द गिर्द कर चक्कर काट रहे थे, मगर हमें वहां ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जिस पर पिंटू ने हंसकर कहा, देखा यहां कुछ नहीं है, मैंने कहा था ना, ये अवैन्य बकवास कर रहा है, तुम लोग फालतू में इसकी बात पर यकीन कर लेते हो। तभी सोमू ने कहा, हाँ यार, अफवाह ही है खामखा, यहां आकर हमने अपना समय बर्बाद किया। वहीं बंटी भी बोल पड़ा, इसके चक्कर में हम सभी फुद्दू बन गई, मारो इसे, यही है फट्टू। ये बोलकर वो सभी मुझ पर बरस पड़े। वे तीनों अभी मुझ पर बरस ही रहे थे कि तभी यकदम किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उस आहट पर हम सभी कान खड़े हो गए और फिर हम लोगों ने एक साथ उस ओर पलट कर देखा। जब हमने उस ओर देखा तो उस समय हमें वहां कोई नजर नहीं आया। हमें लगा कि शायद बिल्ली या कोई दूसरा जानवर होगा, और यही सोच हम वहां से जाने लगे। जैसे ही हमने बाहर जाने के लिए अपने अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही अचानक घुंघरुओं की आवाज आने लगी। हम उस आवाज पर वहीं ठहरकर गुमशुदगी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उस वक्त हम सभी के चेहरों का रंग उड़ चुका था और हम बेहद खौफजदा हो चुके थे, क्योंकि उन घुंघरुओं की आवाज बहुत डरावनी थी, जिसे सुनकर हम सभी घबरा गए थे। घबराहट के मारे मेरे तीनों दोस्त मुझसे लिपट गए तो मैंने उनको छिड़ाते हुए बोला, क्या अब भी मेरी बातें मजाक लग रही हैं? तुम लोगों को तो जाओ, एक बार अंदर होकर आओ। तीनों मुझे थपकाते हुए बोलने लगे, बकवास बंद कर, तुझे ऐसे में भी मस्खरी सूझ रही है, कुछ कर, हमें निकाल यहां से। तो इस पर मैंने उनको बोला कि आयतल कुर्सी का करो, सभी एक साथ, और फिर सभी बुदबुदाकर पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में आवाजें आना कम हो गईं और ये देख हम सारे दोस्त खुश हो गए। एक लम्हे को वहां सब कुछ शांत हो गया तो हम सब फौरन बाहर जाने लगे, लेकिन तभी फिर हवेली की दीवारें हिलने लगीं, मानो जैसे भूकंप आ रहा हो। ये नज़ारा देख मेरे सारे दोस्त डर गए तो मैंने उन्हें समझाया कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा और इसका सामना करना होगा, तभी हम सारे राज पता कर पाएंगे। और ये सुनकर सबने मेरी हाँ में हाँ मिला दिया, अपना सर हिलाते हुए। अभी हम सभी खड़े थे कि तभी एक तड़कती फड़कती दहाड़ गूंजी। कौन हो तुम लोग और मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? ये मेरी हवेली है, निकल जाओ यहां से। इस दहाड़ पर हमने उसकी तरफ मुड़कर देखा और देखते ही हमारे होश ठिकाने लग गए। वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि हमारी सांसें गले में अटक कर रह गईं। वो हमें ऐसे घूर रही थी जैसे अभी मार डालेगी, और उसे देखकर मेरे दोस्त खौफ इस कदर तेजी में खौफ से चीखे कि उनकी चिखों की आवाज पूरी फिजा में गूंज गई। तब मैंने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस पर वे लोग
कांपते हुए अंदाज में बोलते हैं, क्यों? वो भूतनी तेरी दोस्त है क्या, जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? जरा उसकी आंखें देख, ऐसा लग रहा है मानो वो हमारे खून की प्यासी है। इससे पहले वो हमें मार दे, चल यहां से भाग चलते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत करी और कांपती आवाज में दहाड़ा, हमारी छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कौन हो और क्यों यहां के लोगों को परेशान करके रखा है? मेरे पूछने पर वो अचानक एक लड़की का रूप लेकर मेरे सामने आ खड़ी हुई, जिसे देख हम सभी घबरा गए। वो हमारे बेहद नजदीक आकर हमारे चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, उसके काले घने लंबे बाल जमीन तक लहरा रहे थे। मैंने डरते डरते लड़खड़ाती आवाज में उससे कहा, देखो, हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना, हम बस यहां ये जानने आई थे कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, तुम इस तरह क्यों भटक रही, मुक्त क्यों नहीं मिली? मेरी बात सुन, वो लड़की बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम लोग यहां मेरी सच्चाई जानने आए हो, वरना तो आज तक जितने भी यहां आए वो हवेली के खजाने के लालच में यहां आए थे, इसलिए मारे गए। ये सब सुनकर हम सब चुप हो गए। फिर मैंने उससे पूछा, तुम यहां क्यों भटक रही हो? और मेरे पूछने पर जो उसने अपनी कहानी बताई, वो हम सब सुनकर शॉक हो गए। वो हमें बताने लगी कि मैं यहीं पास के गांव में रहती थी अपने माँ बाबा के साथ। गांव में मैं सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो अम्मा मुझसे कहती, ज्यादा बाहर ना निकला कर, रंग काला पड़ जाएगा। एक दिन मैं कुएं से पानी भर रही थी तो मेरी नजर हवेली के नवाब आजम पर पड़ी, जो इस हवेली के इकलौते बेटे थे। वो अक्सर गांव का दौरा करने आया करते थे अपनी शाही सवारी के साथ। उस रोज उनकी निगाह मुझ पर आ पड़ी और वो मुझे देख मुस्कुराए। उनकी एक मुस्कुराहट ने मुझे शर्मसार कर दिया, तो मैंने अपनी उनसे नजर फेर ली और पानी लेकर घर की ओर निकल गई। और फिर उस दिन से वो हर रोज बहाने बहाने से मुझे देखने आने लगे। फिर एक दिन हवेली से मेरा रिश्ता आ गया नब्बाव औज़म का, तो मैं भी खुशी से झूम उठी, क्योंकि मुझे भी वो अच्छे लगने लगे थे। बड़े घराने रिश्ता आया था और औज़म भी देखने में अच्छे खासे थे। गांव भर में मेरी वाहवाही होने लगी और फिर यूं ही मेरी शादी हो गई और मैं इस हवेली की रानी बन गई। सब लोग मेरा बहुत ख्याल करते थे, मुझसे बड़ा लाड़ करते थे। सास नंद तो पैर जमीन पर ना रखने देती थी, इतनी खातिर बात होती थी मेरी। मैं सोचती थी कि मेरी तो भाग्य खुल गए जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और चंद माह बाद खुशखबरी मिली कि मैं मां बनने वाली हूं, और इस खुशखबरी पर सारी हवेली रोशन कर दी गई। गांव भर में ढोल नगाड़े बजा दिए गए। उसके बाद से सभी मेरा और ज्यादा ख्याल रखने लग गए। एक दिन ऐसे ही मेरा जी घबराया। मैं बाग में टहलने निकल गई और टहलते टहलते मुझे कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाज आई, तो मैं उस ओर चल दी। यह आवाज हवेली के पीछे वाली कोठरी से आ रही थी। मैं दबे पांव उधर गई तो देखा कि मेरे सास ससुर और शौहर आपस में बातें कर रहे हैं कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या करेंगे। मेरी सास ने बोला, तो क्या इसका भी वही हाल करेंगे जो पहले वाली बीवियों का किया था? गांव की लड़की ब्याह लाई ये सोच कि यही वारिस दे दे कहीं। फिर आजम ने कहा, हाँ तो और क्या, अगर ये भी इस हवेली को वारिस न दे पाई तो इसका भी वही हश्र करेंगे जो बाकी दो का किया था। उनकी ये बातें सुन तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझसे पहले भी इनकी 2 बीवियां थीं और उन सबको इन्होंने मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनको वारिस नहीं दे पाई। इन लोगों का सच जानकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल घबरा उठा। ये सोच कि अगर मुझे लड़की हो गई तो ये मेरी बच्ची को भी मार डालेंगे। लेकिन इनका सच जानते भी मुझे खामोश रहना पड़ा, क्योंकि अगर मैं आवाज उठाती भी तो मेरी कोई नहीं सुनता, और यही सोच मैं खामोश रही। कुछ महीनों बाद मुझे लड़की पैदा हुई, वो भी जुड़वा। मेरा दिल घबरा गया। मैंने दाई से कहा कि मेरी बच्चियों को ले जाए अपने साथ, मगर दाई ने डर के कारण इनकार कर दिया। कुछ देर बाद मेरी सास अंदर आई और उसने देखा कि मुझे जुड़वा बेटी हुई है, तो वो मुंह बनाकर बाहर निकल गई। अब मेरा दिल और घबरा रहा था। रात में औजम आए और आते ही मुझे मेरी बच्चियों समेत उठाया। मैंने पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं? तो कुछ न बोले और मुझे खींचते हुए हवेली की कोठरी ले आए। वहां मेरे सास सासुर नंद सब खड़े हंस रहे थे। मैंने रो रो कर उनसे मिन्नतें की कि ऐसा ना करें हमारे साथ, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे मेरी बच्चियों समेत
जिंदा जला दिया। उस रात मेरी रूह तड़पती रह गई और उस दिन से मेरा वास इस हवेली पर हो गया। मैंने आज़म और उसके सारे ख़ानदान को मिटा दिया, मगर फिर भी मुझे मुक्ति न मिली और तब से मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जो कि मुझे मुक्ति दिला सके। उनकी ये दर्द भरी दास्तान सुनकर हम सबकी आंखों भर आई और फिर मैंने उससे पूछा कि अब आप क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने कातिलों को तो उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था, मगर उसके बाद भी हम भटक रही हैं। तुम हमारी रूहों को मुक्त करवा सकते हो। ठीक है, हम दिलवाएंगे आपकी रूह को शांति। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि हम कल ही आपकी रूह की मुक्ति के लिए मौलवी लेकर आएंगे, बस आप हमें यहां से सही सलामत जाने दें। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। घर पहुंचते ही हम सभी ने अपने अपने अम्मी अब्बू को ये सब बताया। पहले तो उन्हें हम पर यकीन न हुआ, लेकिन हमारे बहुत इसरार करने और समझाने पर वे मान गए और अगले दिन पापा ने मोहल्ले भर को साथ लिया, मौलवी मौलाना समेत, और हवेली की ओर चल दिए। हवेली पहुंचकर वहां मौलाना ने अपने तरीके से दम दरूद किया और फिर कई घंटों के इंतजार के बाद उनकी रूह सामने आकर हम सभी का शुक्रिया अदा करती हुई आसमान की ओर निकल गई। उस दिन हमें लगा कि हमने कोई अच्छा काम किया है अपनी जिंदगी का, और तब से आज तक उस हवेली में कोई आत्मा का खौफ नहीं रहा और लोग वहां से अब बेखौफ गुजरने लगे। मेरा नाम प्रवीण है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं लॉकडाउन लगने से 1 या 2 दिन पहले ही अपने गांव, जो कि यूपी में है, वहाँ गया था। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने गांव का नाम नहीं बता सकता। मैं अपने दादाजी के यहाँ गया हुआ था। मेरी उम्र 24 साल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। गांव में जाते वक्त मैं साथ में अपना लैपटॉप भी ले गया था, क्योंकि गांव जाकर साथ में मैं अपने ऑफिस का काम भी कर सकूंगा, यह सोचकर मैं अपना लैपटॉप साथ ले गया था। मैं अपने गांव 5 दिनों के लिए ही गया हुआ था। गांव में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरे दादाजी का एक दिन फ़ोन आता है। वह मुझे सारी बातें बताते हैं और गांव आने के लिए बोलते हैं, और दादाजी ने यह भी बताया कि कुछ ज़मीन से रिलेटेड भी काम है, तो आना ज़रूरी है। मैंने पहले सोचा था कि गांव नहीं जाता हूँ, केवल ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ दादाजी के अकाउंट में, जैसा कि मैं हमेशा करता हुआ आया हूँ। पर दादाजी ने बोला कि कोई ज़मीन से रिलेटेड भी काम है तो आना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अपने गांव पहुंच गया। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे पापा नहीं हैं। उनकी मौत तभी हो चुकी थी जब मैं 15 साल का था। मैं दिल्ली में अकेला ही रहता हूँ और गांव में मेरी मम्मी, मेरी दादी और दादाजी ही रहते हैं। सिर्फ मैं अपने घर में एक लौता लड़का हूँ। मेरे दादाजी का भी सिर्फ एक ही लड़का था, वह थे मेरे पापा। अब वह भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। गांव पहुंचते ही मैंने 2-3 दिन में ही अपने घर के सारे काम निपटा दिए। ज़मीन का काम जो था वह भी पूरा हो चुका था। 2 दिन बचे थे मेरे वापस दिल्ली जाने के लिए। तभी मुझे पता चला कि कल से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है, और जिसके कारण सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अब मैं अपने गांव में फंस चुका था, क्योंकि मुझे दिल्ली वापस जाकर अपने ऑफिस का काम जो करना था। हाँ, पर शाम तक मुझे एक अच्छी खबर भी मिली। लॉकडाउन की वजह से मैं अपने ऑफिस का काम अब घर बैठकर ही कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा यह भी ठीक है, अपने घर में फैमिली के साथ भी रहूँगा और साथ में ऑफिस का काम भी हो जाएगा। एक दिन रात में मैं अपने काम करके अपने रूम से बाहर की तरफ निकला। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। मैंने देखा दादाजी एक बच्चे की नज़र उतार रहे थे। उन्होंने लाल सूखी मिर्च ली, उसमें पता नहीं क्या नमक टाइप सा कुछ डाला और कागज में लपेट के उस बच्चे के ऊपर से 7 बार फेर कर वहीं पे जलती हुई आग में उन्होंने उसे डाल दिया। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि
बच्चे को नज़र लगी हुई है। जो अंकल अपने बेटे को साथ लेकर आए थे मेरे दादाजी से अपने बेटे की नज़र उतरवाने के लिए, वह अपने बेटे को लेकर वापस चले गए। मुझे बहुत हैरानी हुई यह सब देखकर कि मेरे दादाजी नज़र भी उतारा करते हैं। यह तो मुझे पहली बार पता चल रहा था। मैं इन सब के बारे में अगले दिन दादाजी से पूछना चाहता था और मैंने उनसे पूछा भी, पर उन्होंने मुझे इस बारे में बताने से साफ साफ मना कर दिया। उसी रात मैं यह देखता हूँ कि मेरे दादाजी एक अंधेरे से कमरे में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक हांडी थी। वह जो हांडी थी वह भी किसी मटके की तरह थी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, करवा चौथ में इस्तेमाल करने वाला जो करवा होता है उसी की तरह दिखने वाला वह मटका था जिसे हम हांडी बोल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाला जो करवा होता है उस हांडी में सिर्फ एक छेद होता है, पर जो हांडी मेरे दादाजी के पास थी उसमें 4 से 5 छेद थे, चारों अलग अलग डायरेक्शन में थे। मैं उनके रूम में नहीं गया, मैं बाहर से ही उन्हें देख रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। मैंने देखा वह उस मटके में यानी कि उस हांडी में कुछ ना जाने कैसा सामान डाल रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने उस हांडी को एक काले कपड़े से ढककर बांध दिया। फिर तभी दादाजी उठे और उस हांडी को अपने बाजुओं में छुपाते हुए घर से बाहर की ओर निकल गए। अब मुझे यह सब देखकर फिर अचंभव हो रहा था कि दादाजी यह सब क्या कर रहे हैं। कल उन्होंने उस बच्चे की नज़र उतारी, वह तो चलो समझ में आता है, पर यह क्या बला है। अब मुझे पता था अब मैं दादाजी से इस बारे में पूछूंगा तो वह इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताएंगे। मैंने सोचा क्यों ना अपनी माँ से पूछा जाए, वह भी मेरे दादाजी के साथ कई सालों से रह रही हैं, उनसे ही पूछकर देखता हूँ। मैं अपनी माँ के पास गया और उन्हें कल की और आज की सारी बातें बता डाली और उनसे पूछा कि मम्मी दादाजी यह सब क्या करते हैं, मुझे बताओ इन सब के बारे में। एक बार को तो मेरी माँ ने भी मुझे बताने के लिए मना कर दिया, पर मैंने कैसे भी करके जिद करते हुए आखिर में उनसे इन सब के बारे में पूछ ही लिया। मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारे दादाजी काला जादू करते हैं और वह यह सब काम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही किया करते हैं और लोग इन सब के बदले में उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। मेरी माँ ने बस इतना ही बताया मुझे और मैं फिर वहाँ से चला गया और मैं वापस आकर अपने रूम में काम करने लगा। मुझे माँ की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे काले जादू वगैरह इन सब पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं सोच रहा था शायद दादाजी यह सब काम केवल पैसों के लिए ही किया करते होंगे। शायद दादाजी लोगों का पागल बनाते हैं और लोगों को झूठी तसल्ली देकर यह सब किया करते होंगे कि सब सही हो जाएगा और उनसे इन सब के बदले में पैसे ले लिया करते होंगे। देखो मैं कैसी कैसी बातें बता रहा हूँ आप सभी को अपने दादाजी के बारे में, इसलिए मैंने आप सभी को अपने गांव का नाम भी नहीं बताया। फिर उसी दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आप यह सब काम क्यों किया करते हो? मम्मी ने मुझे सब बता दिया है, अब मुझे आप भी बताइए आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो और लोग आप पर इतना विश्वास कैसे करते हैं? मेरे दादाजी ने बोला, बेटा तुम नहीं समझोगे इन सब के बारे में, क्या झूठ है क्या सच है बस ऊपर वाला ही जानता है। मैं कौन होता हूँ और तुम कौन होते हो बताने वाले कि क्या सच है और क्या झूठ है। जो हो रहा है होने दो बेटा, यह सब मोह माया है, इन सब से दूर ही रहो तो सही रहेगा। फिर उसके अगले दिन रात में मेरे दादाजी अपने कमरे में अंधेरे में बैठे हुए फिर से पता नहीं क्या कर रहे थे उस हांडी के साथ, और हांडी को काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और गांव में
सभी लोग 7 बजे ही सो जाया करते थे। मैं अपने रूम में ऑफिस का काम कर रहा था। फिर से मुझे अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो मैं बाहर आकर देखने लगा कि यह किस चीज़ की आवाज़ है। फिर मैं अपने दादाजी को देखता हूँ। दादाजी घर के पीछे चोरी छुपे जाते हैं, उस हांडी को हाथ में छुपाते हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे छुप छुप कर आ रहा था, उनका पीछा कर रहा था। मैं देखता हूँ मेरे दादाजी घर के पीछे पहुँच जाते हैं और वह पता नहीं कैसे मंत्र बुदबुदाते हैं, पढ़ते हैं और उस हांडी को एक हाथ में लेकर ऊपर उठाते हैं और फिर वह हांडी हवा में उड़ने लगती है। फिर उसके बाद वह हांडी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती है और फिर मेरे दादाजी दोनों हाथ जोड़कर कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और फिर वह हांडी गायब हो जाती है। दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, कहानी के एंड में आप सभी को इस हांडी की विद्या को कैसे किया जाता है, इस बारे में आप सभी को कहानी के अंत में पता चल जाएगा। तभी मेरे दादाजी घर की तरफ वापस लौटे। मैं भी तुरंत वहाँ से उल्टे पैर भाग लेता हूँ और वापस आकर अपने रूम में काम करने लग जाता हूँ। फिर उसी रात हमारे गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। तकरीबन रात के 1 बज रहे थे। मेरे घर से 5 घर छोड़कर एक घर था, वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती थी और उसका 24 साल का लड़का रहता था। उसका नाम रोहन था। रात के 1 बज रहे थे। रोहन और उसकी माँ दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे और फिर तुरंत ही रोहन को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके घर के बाहर है, कोई उसका गेट खटखटा रहा है और उसे पायल की भी आवाज़ सुनाई देती है। उसका डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अब फिर से कोई दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहा था। माँ गहरी नींद में थी। माँ को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो रोहन ने सोचा माँ को उठाना सही नहीं होगा, तो वह खुद ही दरवाजे की तरफ गया। रोहन बोलता है, कौन है? दरवाजे की उस तरफ पर बाहर से कोई जवाब नहीं आता, बस रोहन को पायल की आवाज़ आ रही थी। रोहन अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। रोहन की फट के 4 हो चुकी थी। रोहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसे डर लग रहा था कि आखिर इतनी रात को भला कौन आया होगा। तो उसने सोचा कि मैं वापस जाकर अपनी माँ के पास सो जाता हूँ। वह जैसे ही मुड़ा अपने कमरे की तरफ जाने के लिए, तभी दरवाजे के बाहर की साइड से आवाज़ आई, रोहन, रोहन। बाहर से जिस लड़की की आवाज़ आ रही थी, वह लड़की 2 बार रोहन का नाम पुकारती है, पर रोहन उसका कोई जवाब नहीं देता है। फिर वह लड़की तीसरी बार बोलती है, रोहन। फिर रोहन पीछे मुड़कर उसको जवाब दे देता है और तभी रोहन बेहोश हो जाता है और उसकी दिल की धड़कनें एकदम से बंद हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है, आंखें भी बाहर आ जाती हैं और रोहन की पल भर में मृत्यु हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह रोहन की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसकी माँ कही जा रही थी, मेरे बेटे को पता नहीं किसने मार दिया, किसने मार दिया, पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, आँख क्यों नहीं खोल रहा, ये मर गया क्या? रोहन की माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। आसपास के पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। वह सभी हैरान हो गए थे। रोहन की ऐसी हालत को देखकर किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि कोई चोरी का मामला है। बिल्कुल भी रोहन की लाश को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि रोहन के साथ किसी ने हाथापाई की हो या फिर रोहन को किसी ने जानबूझकर मारा हो। उसका बेजुबान शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर एक भी खरोंच तक नहीं थी। तभी लोगों की भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल कर आया और बोला, देखो रोहन का गला नीला पड़ रहा है और उसके पैरों के दोनों अंगूठे भी अभी अभी नीले पड़ रहे हैं और उसके हाथ के भी दोनों अंगूठे नीले पड़ चुके हैं। अब यह पूरा सीधा जवाब है कि रोहन की मृत्यु हांडी विद्या के द्वारा ही की गई है। आखिर ऐसा कौन करेगा
वहीं खड़े कुछ लोगों ने उस आदमी से कहा। फिर लोगों को ध्यान आया मेरे दादाजी के बारे में। गांव वालों को भी पता था मेरे दादाजी हांडी वाली विद्या किया करते हैं और पूरा गांव मेरे दादाजी से डरता भी था। यह सब बात मुझे कई सालों बाद पता चल रही थी। आखिर ऐसा भी होता है गांव में, और यह सब मेरे दादाजी कुछ किया करते होंगे। आखिर काला जादू करके क्या मिलता है लोगों को? कुछ पैसे और दूसरे की बद्दुआ, बस, और कुछ नहीं। फिर वहीं खड़े भीड़ के लोग मेरे दादाजी के पास आए। उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया और इन सब के बारे में पूछा। मैं भी वहीं खड़ा था। मेरे दादाजी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा भला क्यों करूँगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद सब लोग वापस चले गए। फिर मैं थोड़ी देर बाद उस आदमी के पास गया जो मेरे दादाजी से इन सब के बारे में बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अंकल क्या बात है, क्या हो गया गांव में? तो अंकल ने बताया कि तुम्हारे घर के ही पास में रहने वाले एक लड़के की मौत हो गई है। मैंने पूछा कैसे हुई अंकल उसकी मौत? उन्होंने बताया कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है, वह भी किसी ने काला जादू करके हांडी विद्या का इस्तेमाल किया गया है उसकी मौत लेने के लिए। मैंने पूछा यह विद्या क्या होती है? उन्होंने बताया कि अगर हमें किसी को भी मारना होता है या किसी से दुश्मनी निकालनी होती है तो हम उस इंसान को हांडी विद्या के द्वारा मार सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा, अंकल इन सब पर आप विश्वास करते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हरकतें और ऐसी ही काली विद्या आजकल गांव में बहुत होती रहती हैं। फिर वापस मैं अपने घर आ गया और मैं अपने लैपटॉप पर काम करने लग गया। मैं सोच में पड़ गया था कि कल रात ही तो दादाजी हांडी वाली विद्या कर रहे थे। मैं पूरी यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे दादाजी वह काली विद्या ही कर रहे थे रोहन को मारने के लिए, पर मुझे शक हो रहा था क्योंकि कल रात ही मेरे दादाजी घर के पीछे जाकर उस हांडी के साथ कुछ न कुछ तो कर रहे थे और देखने से ही लग रहा था दादाजी कुछ तो बुरा कर रहे हैं। मैं फ़ौरन अपने दादाजी के कमरे में गया, उनसे पूछा यह कि जो वो आदमी आया था और उस लड़के की मौत के बारे में जो बता रहा था उस बारे में आपका क्या कहना है? दादाजी बोले, तुम इन चक्करों में मत पड़ो बेटा, तुम अपना काम करो। ऊपर से यह लॉकडाउन लग गया और तुम अपना काम भी नहीं कर पा रहे और दिल्ली भी वापस नहीं जा पा रहे हो। मैंने दादाजी से बोला, यह हांडी विद्या क्या होती है? किसने बताया तुम्हें इस बारे में? मैंने बोला, मैंने उन अंकल से पूछा था जो आपके पास उस लड़के की मौत के बारे में बताने के लिए आए थे। मेरे दादाजी ने बोला, इन सब के बारे में मत पूछो बेटा, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इससे किसी की भी मौत जा सकती है। मैं तुरंत अपने दादाजी से पूछा, कल रात आप उस हांडी के साथ क्या कर रहे थे और अपने घर के पीछे जाकर उस हांडी को हवा में कैसे उड़ा दिया? कहीं आपने ही तो रोहन को मार तो नहीं दिया? कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? तुम जाओ बेटा, अपना काम करो, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। मैं समझ चुका था दादाजी की आंखों में गुस्सा और थोड़ा डर मैं आसानी से देख सकता था और वह साफ साफ दिखाई भी दे रहा था। फिर मेरे पास बस एक ही रास्ता था, मेरी मम्मी। फिर बाद में मैं इन सब के बारे में अपनी माँ से पूछा। मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी माँ से सब कुछ उगलवा ही लिया। माँ ने बताया कि हाँ, यह सब तेरे दादाजी ने ही किया है, उस लड़के की मौत तेरे दादाजी ने ही ली है। मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि आखिर ऐसा कैसे कोई किसी की भी मौत ले सकता है। मेरी माँ ने उस हांडी विद्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि हांडी विद्या कैसे की जाती है और कैसे लोगों को मारा जाता है और कैसे लोगों को परेशान किया जाता है। मैंने पूछा, मम्मी दादाजी ने ऐसा क्यों किया? मम्मी बोली, जिस लड़के को तुम्हारे दादाजी ने मारा है उसकी ज़मीन तुम्हारे दादाजी को हड़पनी है। पहले तुम्हारे दादाजी ने उसी लड़के के बाप को भी इसी तरह से मारा था और अब उसी तरह से इस लड़के की भी जान ले ली है। मैं अपनी माँ से पूछा, क्या लोग यहाँ पर एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए आपस में एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं? मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम इन सब चीज़ों को अभी नहीं समझ सकते। दोस्तों, मुझे प्रवीण जी ने हांडी विद्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बेशक उन्हें पता होगा,
पर अब मैं आप सभी को हांडी विद्या के बारे में बताऊंगा। तकरीबन 7 महीने पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी, काले जादू की सच्ची डरावनी कहानियाँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ दोस्तों, अब मैं आपको उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा। इस विद्या का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यदि कुछ भी गलती हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। इस विद्या का प्रयोग करने से पहले 4 प्रेतों को सिद्ध करना पड़ता है, या कह सकते हैं गुलाम बनाना पड़ता है। उस हांडी के अंदर 7 प्रकार की दाल, सिंदूर, खून व एक जलता हुआ दिया रखा जाता है। उसके बाद जिस आदमी को मारना होता है या फिर उसे बर्बाद करना होता है, उसकी कोई चीज़ जैसे बाल, नाखून, कंघा और अगर कुछ ना हो तो उसका नाम और पता एक पर्ची में लिखकर उस हांडी में रखा जाता है। फिर उन प्रेतों को आदेश दिया जाता है कि वो उस हांडी में बैठ जाएं और उस आदमी को मार डालें या फिर बर्बाद कर दें। फिर मंत्र के द्वारा उसे आकाश में उड़ा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको वो मंत्र नहीं बता सकता। तो दोस्तों, अगर आप सभी को इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उस पर क्लिक करके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।